लास्ट वीडियो में हमने बात की थी दीज चैट जीपीटी पॉलिसीज मेकिंग इंडिया डम। भाई इंडिया को ऐसा बना रही हैं ये पॉलिसीज कि इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोई भी चीज़ है, कोई भी अमेंडमेंट करना है, उसके ऊपर प्रॉपर वर्क नहीं करते और उठा के थोप दिया जाता है, लॉजी कर दिया। और फिर कुछ समय बाद लगता भी है अरे यार ये पॉलिसी तो गलत बन गई, ये तो थोड़ा सोचना चाहिए था। तो वो सोच विचार सरकार को पहले करना चाहिए, ना कि करने के बाद होना चाहिए। और आज हम बात करेंगे फ्यूल प्राइसेस के ऊपर कि फ्यूल प्राइसेस भाई जो ये इतने बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि आप ये सोच रहे होगे कि हो गया, नहीं, अब तक 3 बार फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुके हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। जी हाँ, अभी ये रुकेंगे नहीं, ये रुके हुए थे सिर्फ इलेक्शन के लिए। इलेक्शन हो गया, अब ये बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे रोज का जैसे 90 पैसा बढ़ाए, चाहे 85 पैसा बढ़ाए, चाहे 1 रुपया बढ़ाए, कभी कभी 1.5 रुपया 2 रुपया भी कर देंगे कि एकदम से कहीं उछाल दिखाना इनको क्रूड में, तो एकदम से वहाँ भी बढ़ा देंगे। देखो जी रेट बढ़ गया, हम क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्यों भाई, हाथ में कुछ क्यों नहीं है? 20% इथेनॉल किस बात का मिलाते हैं जब फ्यूल प्राइसेस हाथ में नहीं है? तो इंपोर्ट को कम करने के लिए तो इथेनॉल मिलाया गया था ना, डिपेंडेंसी को कम करने के लिए तो मिलाया गया था ना, तो फिर रेट क्यों बढ़ रहा है? कोविड काल के अंदर जो क्रूड आया था वो बहुत कम भाव का आया था। उन 4-5 सालों में, यानी जब से लेके आज तक जितना प्रॉफिट कंपनियों ने कमाया है वो अब जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा? अब एकदम से भाव बढ़ गए तो हाय तौबा मचा दी कि हाय कंपनी को तो नुकसान हो रहा है, इतने का नुकसान हो गया, इतने हजारों करोड़ों का नुकसान आ रहा है। और जो प्राइस बढ़ने से देश का नुकसान हो रहा है उसका आपने नहीं सोचा। फ्यूल प्राइसेस जब जब देश में बढ़े हैं भाई, महंगाई की मार पड़ी है और ये महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। सबको पता है कि जैसे ही फ्यूल प्राइसेस बढ़ता है उससे रिलेटेड क्या, सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी तो जो गुड्स सप्लाई हो रहे हैं उनका दाम बढ़ जाता है। अच्छा, लास्ट वीडियो में एक भाई ने कमेंट था आपको ईवी गाड़ी से चिढ़ है। भाई मुझे ईवी से बिल्कुल कोई चिढ़ नहीं है, किसी प्रकार की नहीं है। और जिस हिसाब से सरकार चलती जा रही है, लगता है हमें भी आने वाले टाइम में मजबूरी में एक ईवी ही उठानी पड़ेगी। चाह नहीं है हमारी ईवी लेने की, लेकिन उठानी पड़ेगी। चाह क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी ज़रूरत नहीं है ईवी की। मेरे पास एक डीजल गाड़ी है, एक पेट्रोल गाड़ी है। पेट्रोल गाड़ी मैंने इसलिए ले रखी क्योंकि वो कम चलती है, और उसमें भी भाई हमने जीडीआई नहीं ली, उसमें नेचुरल एस्पिरेटेड ले रखी है। इसका भी फ़र्क बताऊंगा। आज की डेट में जीडीआई इंजन जो हैं और जो इस मिलावटी फ्यूल पे चल रहे हैं भाई, उनके इंजेक्टर्स में प्रॉब्लम है, गाड़ियों के फ्यूल पंप्स में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही, दिख नहीं रहा है, कोई कह नहीं रहा है तो पता ही नहीं लगेगा। हमें तो सब पता है ना भाई, कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिक्कत आ रही है। मैं पागल नहीं हूँ जो मैंने एक नेचुरल एस्पिरेटेड गाड़ी उठा रखी है, मैं भी टर्बो इंजन ले लेता। ये बात है, रिक्वायरमेंट भी देखी जाती है अपनी और फ्यूल भी देखा जाता है कि आज की डेट में जो फ्यूल हमको मिल रहा है ये है ही नहीं उस काबिल, चाहे कितना ही सब कुछ डलवा रहे हो। हाँ, अगर आपको बिल्कुल ही प्योर विदाउट एथेनॉल वाला फ्यूल मिलता है फिर जीडीआई इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके करके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 97 स्पीड या 100 ऑक्टेन डलवाना पड़ेगा, तभी आपके जो ये जीडीआई इंजन है ये बढ़िया से चलेंगे। खैर ये तो अलग बात होगी, इस पर हम बाद में बात करेंगे। मेन बात ये है कि जो आज ये फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो जो कंपनियों ने पहले से मुनाफा कमाया था वहां से क्यों नहीं निकाला जा रहा? इथेनॉल जो 20% मिलाया जा रहा है और अब बातचीत चल रही है E22, E25, E27 और E30, और बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होके, अभी तो बताया है, नोटिफिकेशन आया है, बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे। E85, E100 तो ऑप्शनल में आएगा, क्योंकि बिल्कुल ही भाई आज की डेट में हमारे पास ऐसे व्हीकल है ही नहीं कि हम प्योर उनको इथेनॉल पे चला सके। कंपनियां काम कर रही हैं, नो डाउट कंपनियां इसके ऊपर वर्क कर रही हैं, वो फ्लेक्स फ्यूल्स इंजन के ऊपर काम कर रही हैं और आने वाले समय में हमको फ्लेक्स फ्यूल इंजन मिलेंगे। हाइब्रिड के ऊपर सरकार इतना नहीं सोच रही है, सीएनजी और ईवी के ऊपर दबाव ज़्यादा दिया जा रहा है। अब बात वही है ईवी की, जैसे मैं कह रहा था कि ईवी बुराई नहीं है, लेकिन हमारे पास उतनी इलेक्ट्रिसिटी भी तो नहीं है, और हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी तो कोयले से ही हो रही है मोस्टली, वो बड़ा सोलर से आ रही है। सोलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर सरकार क्यों नहीं दबाव दे रही है? लास्ट में केरला गया था, केरला का जो एयरपोर्ट है, सॉरी अब केरलम हो गया है, केरलम एयरपोर्ट जब मैं गया था तो वहां पे भाई जितना भी एयरपोर्ट का सब बिजली चलता है सब आपका सोलर पे चलता है टोटली। 2018 में उनको अवार्ड भी मिला था एयरपोर्ट को कि सोलर पे वो सारी चीज़ चलती है। घरों में हमारे को सब्सिडी मिलती है सोलर लगाने पे, वो भी और बढ़नी चाहिए। सरकार जो कुछ परसेंटेज देती है 50% इसके ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि लोग अपने घरों में भाई सोलर सिस्टम लगवाएं और उसको फिर ग्रिड को दें और ग्रिड वो आगे सप्लाई करे।
गर्मी आपको पता ही आज की डेट में कितना तापमान बढ़ जाता है हमारे इंडिया में, और मोस्टली गर्मी रहने ही लग गई है। और अभी तो पिछले हफ्ते से कह लो या 10 दिन से कह लो, इतनी गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो सोलर लगाओ ना भाई, सरकार इसके ऊपर क्यों नहीं काम करती? रोड के साइड जो पेड़ों की कटाई की जाती है, हाईवे बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे सोलर का क्यों नहीं काम करते? हाईवे के ऊपर जितनी भी लाइट्स लगती हैं सब सोलर से क्यों नहीं होती? बहुत जगह लगता है सोलर, लेकिन सभी सोलर से क्यों नहीं चलती? तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ ना, जो देश में गर्मी बढ़ती जा रही है। और हाईवे के साथ साथ आप पेड़ क्यों नहीं लगवाते? हाईवे बन गया, मुझे मज़ा आता है, ठीक है, हाईवे बन गया बढ़िया, हम चलते जा रहे हैं, लेकिन आसपास कुछ है ही नहीं। ग्रीनरी जब होगी ही नहीं तो हम क्या करेंगे यार? हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे के जाएंगे? सिर्फ महंगाई, महंगा तेल और उनकी मर्जी का कुछ भी नहीं। गाड़ी आप आज की डेट में देख लो, आप अपनी मर्जी की नहीं खरीद सकते, आपको बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। आने वाले समय में क्या होगा, अरे ये चीज़ कैसे होएगी, अरे फ्यूल रहेगा नहीं रहेगा, डीजल रहेगा या नहीं रहेगा। पूरे देश में ऐसे डर का माहौल है भाई, बंदा अपने फ्री माइंड से सोच के कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। मैं अपनी भी बात इंक्लूड करता हूँ इसके अंदर। मैं भी अगर सोचूं कुछ चीज़ तो मेरे को 70 चीज़ें और सोचनी पड़ती हैं कि यार ऐसे करेंगे तो ये भी देखना पड़ेगा, अगर ये करेंगे तो ये भी करना पड़ेगा। तो बहुत सोच समझ के भाई सारी चीज़ करनी पड़ रही है, और फिर भी वो हो नहीं पा रही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि हमारे को मार्गदर्शन सही से नहीं मिल रहा। बस ये मत खरीदो, ये मत करो, विदेश में मत जाओ, देश में मत घूमो। एक और नया फंडा आजकल चला हुआ है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है। एक तो भाई रिफाइनरी से ट्रक बहुत लेट निकल रहे हैं, वहाँ पे पता नहीं उनको क्या चल रहा है कि वहाँ से रेट बढ़ने का सोचते हैं कि महंगा बेचेंगे। अब यहाँ पंप वाले भी शाणे हैं कि मान लो आज पंप वाले ने 100 रुपये के हिसाब से खरीदा, कल को रेट बढ़ गया तो पंप वाला क्या सोचता है कि 2.5 रुपये लीटर बचना है तो मैं इसको और महंगे में बेचूंगा, आज नहीं बेचूंगा, कल रेट बढ़ रहा है, या आज सुबह रेट बढ़ेगा तो महंगे में बेचूंगा। इसलिए वो ज़्यादा तेल नहीं बेच रहे हैं, पीछे से तेल मंगा लिया और आगे नहीं बेचा, तो वो भी अपना मुनाफा डबल करना चाहते हैं कि भाई जो 2.5 रुपये बचता है मैं 1.5 रुपया और महंगा हो जाएगा तो मेरा 4 रुपये लीटर बचेगा। तो वो भी इसलिए कर रहे हैं। जो जो आपको आजकल दिख रहा है ना कि यहाँ फ्यूल नहीं मिल रहा, वहाँ फ्यूल नहीं मिल रहा, वो ये सब यही धांधली है। आज ना मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है, मतलब नायक मूवी अगर आपने देखी हो अनिल कपूर की, सबके सब चोर हैं साले। पता नहीं भाई कोई इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा, कोई बोल नहीं रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन भाई क्या करें, कैसा देश हो गया है यार हमारा। डेमोक्रेसी बोलते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है। देखो मैं इस देश का नागरिक हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पूछूं। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि भाई हमारा, हम सबका ये अधिकार है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये चीज़ पूछें कि क्यों हो रही हैं। वही चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछ रहा हूँ। और शायद मेरी ये चीज़ यूट्यूब को अच्छी नहीं लगी या किसी और को अच्छी नहीं लगी तो भाई रीच भी रोक दी जाती है, ज़्यादा लोगों तक नहीं वीडियो को पहुंचने दिया जाता। तो आप सबसे मेरी ये विनती है, अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको सही लग रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भाई जो बैठे हैं लोग, जिनको थोड़ा सा बुद्धि आए और सोचे इसके बारे में कि हाँ भाई देश के हालात ऐसे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं और आगे और भी ख़राब हो सकते हैं अगर यही सब चीज़ चलती रही तो। देखो हर चीज़ की ना एक चेन होती है, एक सर्कल होता है, कड़ी आप बीच में से कुछ ना कुछ निकाल देंगे तो वो सर्कल टूट जाता है, वो चेन टूट जाएगी। तो देखो कंज्यूमर नहीं रहेगा तो बनाने वाला क्या करेगा, और बनाने वाला नहीं होगा तो कंज्यूमर क्या करेगा। और इस बीच जिनके बीच में से घूम के सारी चीज़ें आती हैं तो वो सब नहीं होगा तो कैसे होगा। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम इंपोर्ट भी करते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं दुनिया के अंदर जो अपना सब कुछ बाहर से करते हैं भाई इंपोर्ट, फिर भी सही चल रहा है। हमारे इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी कह लो और मजबूती एक ही चीज़ है, कमजोरी हमारी जनसंख्या और मजबूती भी हमारी जनसंख्या ही है। सरकार अगर ढंग से सारी चीज़ों पे फोकस करे, पढ़े लिखों को भैया नौकरी मिले, ठीक है, जैसी जिसकी स्किल है उसको वैसे उसका काम मिले, तो क्यों नहीं भाई सारी चीज़ें चलेंगी इस समय पे, सब चलेंगे। पढ़े लिखे नौजवान ग्रेजुएट छोड़ो भाई साहब, मास्टर्स करे करे भाई साहब गलत काम करने लग रहे हैं, नौकरी नहीं है। काम धंधा करे तो उसके ऊपर कोई वो नहीं है। आज ये धंधा खोल दिया, कल कोई चलेगा नहीं चलेगा, क्या पता कल को कोई नई पॉलिसी आ जाएगी और ये धंधा भी चौपट हो जाएगा। डर का माहौल जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बना हुआ है। तो सोच नहीं पा रहा इंसान कि किस राह की तरफ जाए, कहाँ जाए, कैसे जाए। और ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। कहा ज़रूर था मैंने फ्यूल के दाम से बहुत कुछ फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ये फ़र्क सारी चीज़ों पे पड़ रहा है।
अब पता नहीं ये कितने समय तक और पड़ेगा भाई। मैं तो सवाल पूछ सकता हूँ भाई, हमें जवाब मिलता नहीं है। ठीक है, बहुत से भाई लोग हैं जो इस बात को मानते हैं, समझते हैं, कहते हैं सही है, लेकिन भाई बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं अरे नहीं, ये ठीक नहीं है। आंखें खोलो भाई, देखो। तो मेरा तो यही कहना है, अगर तेल कंपनियां भाई ये चीज़ देख रही हैं, उनका कोई ऑफिशियल देख रहा है, तो अभी के लिए थोड़ा सा जो पेट्रोल डीजल के दाम आपको बढ़ाने हैं उसको धीरे रखिए रफ्तार। मुझे पता है आप बढ़ाएंगे ज़रूर और वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ आपको पहुँचाना है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 125 पेट्रोल हो जाएगा, 125 रुपया। एक टाइम पे कहते थे पाकिस्तान में देखो कितना महंगा पेट्रोल है, फिर उनकी इकोनॉमी भी तो लेकर डूबी पड़ी है। अपनी इकोनॉमी भी ऐसे डुबानी है क्या? डॉलर देख लो कहाँ पहुँच गया, 96.86 के आसपास पहुँच गया। 100 के पास पहुँचाओगे या उसको भी 100 पार करोगे या उसको भी 125 ही करके मानोगे? कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि जो देश सब कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं वो लोग भाई उनकी जनसंख्या भी तो कम है। तो जनसंख्या हमारे यहाँ है, उसको यूटिलाइज करो भाई, काम आए देश के। ऐसे खाली बैठ के चोरी चकारी इधर उधर गलत गलत के कामों में ना लगे। तो ये थोड़ा सा अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो पेट्रोल डीजल का खेल है ना भाई, इससे बाहर निकलो और हम सबको इस खेल से बाहर निकालो। हमें ये खेल ही नहीं खेलना। सरकार चाहे तो इस चीज़ को कम कर सकती है, मेंटल एक्साइज ड्यूटी कम की जा सकती है, वैट कम किया जा सकता है। फिर आप कहेंगे कि सरकार पैसा कहाँ से कमाएगी? अरे और बहुत सी जगह है, हम क्या टैक्स नहीं भरते हैं? वो पूरा नहीं, अब तो बहुत देश टैक्स भरता है भाई। टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। अभी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन अगर इस चीज़ में दे दिया जाएगा और आने वाले समय में जब क्रूड सेटल हो जाएगा उस समय पे भी तो रेट किया जा सकता है ना। उस टाइम पे आप वैसे रेट करके सेटल डाउन करके और तब आप अपना टैक्स से पैसा कमा लो। और जो इतने 4-5 सालों में कंपनियों ने पैसा कमाया है कोविड काल से लेके अब तक सस्ते क्रूड के दाम का, वो भी देख लो अभी। तो इस चीज़ के ऊपर अगर थोड़ा सा विचार विमर्श किया जाए कि अपना नुकसान हमें नहीं होने देना, भले ही जनता मर जाए। भाई एक समय था कि एक लेबर क्लास जो घूम रहा है उसकी जेब में 500-1000 रुपया होते थे, आज नहीं है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है, कोई ये कह रहा है कि भैया 500 का नोट भी बंद हो जाएगा। पहले 500-1000 बंद कर दिए, चलो ठीक है भाई कर दिए, ठीक है। अभी 10 साल हो जाएंगे नोटबंदी को इस साल, 8 नवंबर 2026 में। मैंने तो भैया 8 नवंबर 2016 को अपनी ट्रेनों बेची थी सवेरे के, और शाम को नोटबंदी हो गई थी। मैं तो चलो इतना कैश नहीं लिया था, मेरा तो आधा कैश था और आधा वाइट था, अकाउंट में आया था। तो जो कैश था मैं जाके अगली वाली गाड़ी में दे आया था। हालांकि उन्होंने भी ज़्यादा नहीं लिया था, उन्होंने भी 2 लाख ही लिया था जो 199 लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा था नहीं हमारे पास, तो अपना काम चल गया हमारा। लेकिन अब तो कैश देखने को ही नहीं मिलता, सब कुछ भाई साहब डिजिटल। इतना डिजिटल भी मत होइए भैया, कैश भी रहना चाहिए लोगों के पास। बाकी चलो ठीक है जैसे होगा। बाकी मेरी तो सरकार से ये हाथ जोड़कर विनती है, हम इस देश के सीधे साधे नागरिक हैं, देश के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं और यही आस्था हम सरकार से भी रखते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम इतने मत बढ़ाइए कि वो बिल्कुल ही आर पार ऐसे हो जाए कि बंटाधार हो जाए। और आज की डेट में 114 रुपये पर लीटर पेट्रोल हो चुका है आंध्र प्रदेश के चित्तूर में। मुंबई में 107 है, डीजल भी 100 के आसपास पहुंचने वाला है। चित्तूर में डीजल तो 103 हो भी चुका है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि देश में कहीं सस्ता डीजल पेट्रोल है ही नहीं। 85.73, 41.43, लेकिन वो है कहाँ? अंडमान एंड निकोबार में। वहाँ गाड़ियाँ ही कितनी चलती हैं। वहाँ पे भी तो आपने टैक्स वगैरह कम करके चला रखा है ना, वहाँ पे भी तो वैट कम है। अब वहाँ पे भी तो आपने कम कर रखा है, वो भी देश का हिस्सा है और हम भी देश का हिस्सा है। तो हमारे यहाँ भी थोड़ी सी दरिया दिल्ली दिखाइए और इस पेट्रोल डीजल के दाम को थोड़ा रोक लगाइए कि लोगों की जेब पे जो महंगाई की मार पड़ रही है उससे बचा जा सके। मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है, प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए। बाकी आज ये शब्द नहीं बोलूँगा जो मैं वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ कि लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। लिव द लाइफ टू फुलेस्ट तभी होगा भाई जब सब कुछ स्टेबल आ जाएगा। मानता हूँ समय लगेगा, लेकिन आ जाना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना भाई, और थम्स अप भी देना। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। और कुछ अच्छा सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देके जाइएगा। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। हम तो भाई जाएंगे भाई, घूमने भी जाएंगे, हम अपने देश की इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सब होगा, कोई बात नहीं, जो पेट्रोल डीजल आपने अब तक का बढ़ा रखा है वो भी सहेंगे, लेकिन आगे के लिए हम पे थोड़ा सा कीजिएगा, दया दृष्टि दिखाइएगा।